हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जियोग्राफी का ही एक पार्ट है और इंडियन जियोग्राफी का है भारत में मिट्टियों के प्रकार। भारत में मिट्टियों के प्रकार से संबंधित कई सारे क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। चाहे फिर वो आप सिविल की तैयारी कर रहे हों या कोई वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हों या कोई यूपी टेट से संबंधित, जहाँ पर भी जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ वहाँ से वहाँ पे अक्सर मिट्टियों से संबंधित एक प्रश्न तो ज़रूर ही पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो भी डिस्कस करने वाले हैं ये जो है भारत में मिट्टियों के प्रकार, ये जियोग्राफी का है, एक एक हिस्सा है इंडियन जियोग्राफी का। उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और ये महेश बड़वाल की पुस्तक से संबंधित है। और महेश बड़वाल की पुस्तक बहुत ही अच्छी मानी जाती है। कहते हैं कि बैकबोन होती है ज्योग्राफी की। फ्रेंड्स, ज्योग्राफी की बैकबोन है। आप यदि ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ना है तो आपको महेश बड़वाल पढ़ना चाहिए। तो आज उसी के एक चैप्टर नंबर 6 है ज्योग्राफी का, भारत में मिट्टियों के प्रकार या भारत की मिट्टियाँ। तो इनसे संबंधित हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं भारत की मिट्टियाँ। फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करेंगे आज भारत की मिट्टियाँ, चैप्टर नंबर 6 है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछता है वो फ्रेंड्स ये है कि मिट्टी एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शोलम से हुई है। तो यूपी टेट के लिए एक बहुत ही पेट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछ लेता है कि मृदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, या ये किस किस शब्द से हुई है, कौन सी भाषा है। तो आप जानते रहिएगा कि मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है फर्श। मिट्टी अनेक प्रकार की खनिजों, पौधों और जीव जंतुओं के अवशेषों से निर्मित होती है। पृथ्वी के पृष्ठ की ऊपरी परत पर असंगठित दानेदार कणों के आवरण वाली पतली परत मृदा या सॉइल कहलाती है। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मृदा पर कई कारकों का प्रभाव होता है, जैसे मूल पदार्थ, धरातलीय दशा, प्राकृतिक वनस्पति, जलवायु सीमा आदि। वनस्पतियाँ मिट्टी में ह्यूमस यानी जैविक पदार्थ की मात्रा को निर्धारित करती है। अब ह्यूमस किसे कहते हैं? तो ह्यूमस जो होता है वो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ह्यूमस का क्या कार्य है। तो ह्यूमस जो होता है वो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया को मृदा जनन कहते हैं। मृदा जनन एक जटिल और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों का विभाजन 8 प्रकार से किया है। तो क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों का विभाजन कितने प्रकार के से किया है? तो 8 प्रकार से। कौन कौन से किया है? तो आइए हम लोग मैप के माध्यम से सीखते हैं। ये देखिए भारत की मिट्टियाँ। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सब इसमें सिंबल से दर्शाया गया है, ये सब चीज़ें बताया गया है कौन कौन सी है, इनका क्या क्या है। तो हम लोग देखते हैं, नीचे बताया गया है, इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया है। ये देखिए, ये है इसको जलोढ़ मृदा को हम कॉप मृदा भी कहते हैं। और ये काली मृदा है, लाल मृदा, लैटराइट मृदा, शुष्क एवं मरुस्थलीय मृदा, वन व पर्वतीय मृदा और पीठमय तथा जैव मृदा, और ये है लवणयुक्त मृदा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा जिस मृदा का संख्या प्रतिशत है वो आप सॉरी देखिएगा, सबसे ज़्यादा जिस मृदा का है तो वो किसका है? जलोढ़ मृदा का। आप ये देख सकते हैं यहाँ से ये आप देखिए, पूरा इधर से लेकर के पूरा इधर तक ये पूरा जलोढ़ मृदा ही है। यहाँ इधर देखिए आप, ये पूरा गुजरात वगैरह, ये सब इधर कौन सी मृदा है? जलोढ़। इधर आप देखिए, फिर इधर ये सब जलोढ़ मृदा है। और इसी प्रकार से आप काली मृदा को भी आप देख सकते हैं। ये पूरा आप देखिए, इधर काली मृदा हो गया, लाल मृदा, इसमें सब बताया गया है। अब इसके बारे में हम लोग एक एक करके देखते हैं कि जलोढ़ मृदा कहाँ कहाँ है, कितनी प्रतिशत है। इन सब चीज़ों को हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ये अब हम देखते हैं जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा
जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मिट्टी यह भारत की सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्रों पर पाई जाने वाली मिट्टी है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का कितनी प्रतिशत 43.4% भागों पर लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जिसमें रेत, गाद, मृत्तिका यानी क्ले के विभिन्न अनुपात होते हैं। तटीय मैदानों व डेल्टा प्रदेशों में यह प्रचुरता से मिलती है, मतलब ज़्यादा मात्रा में मिलती है। गिरिपाद मैदानों में भी इसका बहुतायत है। और आप देखिए यहाँ से कि यह पंजाब से असम तक विस्तृत विशाल मैदानी भाग के साथ साथ नर्मदा, ताप्ती और तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों की घाटियों एवं केरल के तटवर्ती भागों में विस्तृत है। भूगर्भिक संरचना और संगठन के आधार पर इसे बांगर व खादर में वर्गीकृत किया जाता है। किस मृदा को? जलोढ़ मृदा को। प्राचीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। प्राचीन जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। ये कैसा हो, किस चीज़ का बना होता है, कैसा बना होता है, तो ये आगे डिस्कस कर रहे हैं इसमें। जिसमें कंकड़ व कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है। इसमें क्या होता है? कैल्शियम व कंकड़ कंकड़ व कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है। इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग जो है काला व भूरा होता है। जलोढ़ मृदा की बात हो रही है। इसका विस्तार नदी के बाढ़ के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान मिट्टी की नवीन परत का जमाव होता है। बांगर मिट्टियों की उर्वरता बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में उर्वरकों की आवश्यकता होती है। खादर मिट्टी यह लगभग 30 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है। 30 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी या जिसे हम खादर मिट्टी कहते हैं, प्रत्येक साल बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टियाँ होती हैं। बांगर की अपेक्षा यह अधिक उपजाऊ होती है। कौन सी मिट्टी? खादर। खादर मिट्टी जो होती है वो बांगर मिट्टी की अपेक्षा खादर मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टियों में पोटास, अब क्या क्या चीज़ पाया जाता है उसके बारे में बताएंगे। जलोढ़ मिट्टियों में पोटास, फास्फोरिक अम्ल, चूना व कार्बनिक तत्वों की प्रचुरता होती है, परंतु इसमें नाइट्रोजन व ह्यूमस की कमी पाई जाती है। शुष्क क्षेत्रों में इस मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण भी पाए जाते हैं। इस प्रकार जलोढ़ मिट्टी की उर्वरता अधिक होती है। यह मिट्टी किस चीज़ के लिए ज़्यादा उपयोगी है उसके बारे में। यह मिट्टी धान, गेहूँ, गन्ना, दलहन और तिलहन आदि की खेती के लिए यह काफ़ी उपयुक्त होती है। तो इससे संबंधित ये तो रही जलोढ़ मिट्टी की बात। अब हम लोग आगे बात करते हैं काली मृदा की विषय में। काली मिट्टी क्या होती है? भारत में काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? तो वो ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा के ठंडे होने पर के उपरांत जो बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय व अपरदन से हुआ है, इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहा जाता है। इसके निर्माण में चट्टानों की प्रकृति के साथ साथ जलवायु की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से उष्णकटिबंधीय चरनोजम भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय चरनोजम भी कहा जाता है। इसका रंग काला होता है। यह कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है, इसीलिए इसे एक नाम और जाना जाता है, एक नाम से, इसीलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। किस मिट्टी को? काली मृदा को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। यह मृदा 12 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री से 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़
उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में पाई जाती है, जो लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इस मिट्टी में लोहा, चूना, एल्यूमीनियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रचुर मात्रा में होती है, जबकि नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस व कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति में जीवाश्म ह्यूमस की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? काला होता है। कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन में कि इसका रंग काला क्यों होता है, किसकी उपस्थिति के कारण इसका रंग काला होता है? तो आप बता सकते हैं कि टिटेनिफेरस और मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? काला होता है। इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, तो आप जानते रहिएगा। यह गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है, जबकि सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। इसीलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी या स्वतः कृषि मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी में नमी धारण करने की बृहत्तम क्षमता होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो इसमें बृहत्तम क्षमता से शुष्क कृषि के लिए यह सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। शुष्क कृषि के लिए कैसी मानी जाती है? सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। ऊंचाई के भागों की तुलना में निचले क्षेत्रों में ये मिट्टियाँ अधिक उपजाऊ होती हैं। इसमें कपास, मोटे अनाज जैसे तिलहन, सूर्यमुखी, अंडी, सब्जियां, खट्टे फल की कृषि होती है। इस मिट्टी के क्षेत्र का सबसे अधिक विस्तार महाराष्ट्र में है। यहाँ इनका निर्माण पैठिक लावा के प्रभाव से हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप याद रखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। अतः यह दक्कन ट्रैप से बनी मिट्टी भी कहलाती है। इसे क्या कहलाती है? इसके नाम और जाना जाता है कि इसे दक्कन ट्रैप से बनी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लाल मिट्टी के विषय में। इस मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित शैलों के विघटन एवं नियोजन से होता है। लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो आप लोग जानते रहिएगा कि लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, लाल मिट्टी का। परंतु जल योजित रूप में यह पीली दिखाई देती है। इसीलिए इस मिट्टी को लाल और पीली मिट्टी भी कहा जाता है। यानी लाल और पीली मिट्टी किसको कहते हैं? लाल मिट्टी को कहते हैं। यह अत्यधिक निच्छालित मिट्टी है, जहाँ सतह जहाँ सतह की मिट्टी का रंग लाल होता है तथा नीचे नीचे जाने पर यह पीले रंग का होता है। अगला है, यह लगभग 5.18 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। सामान्य से लेकर भारी वर्षा वाली दशाओं में यह प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों के अपक्षयण व अपरदन से निर्मित हुई है। गहरे निम्न भूभागों में यह दोमट प्रकार की होती है, जबकि यह उच्च भूमियों पर असंगठित कंकड़ों के समान मिलती है। यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। इसीलिए यह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मिट्टी है तथा इसमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। यह मुख्यतः प्रायद्वीपीय क्षेत्र तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग यानी छत्तीसगढ़ व उड़ीसा तथा झारखंड, पश्चिम बंगाल, दक्षिण उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में पाई जाने वाली है। उच्च भूमि पर यह बाजरा, मूंगफली और आलू की
आलू की खेती के लिए उपयुक्त है, जबकि निम्न भूमियों पर इसमें चावल, रागी, तंबाकू और सब्जियों की खेती की जा सकती है। इस मिट्टी में घुलनशील लवणों की पर्याप्तता होती है, परंतु फास्फोरिक अम्ल, कार्बनिक तत्व, जैविक पदार्थ, चूना व नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। अगला हम लोग पढ़ेंगे लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी क्या है? लैटराइट मिट्टी के कितने प्रकार हैं इसके बारे में। लैटराइट मिट्टी जो होती है, लैटराइट मिट्टी का प्रकार मृदाओं का अध्ययन, लैटराइट प्रकार की मृदाओं का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? एफ बुकनान के द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया था। यह मिट्टी 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत के पठारों के ऊपरी भागों में विकसित हुई है। 200 सेंटीमीटर या अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में यह चूना व सिलिका के निक्षालन से इसकी उत्पत्ति हुई है। किस मिट्टी की उत्पत्ति हुई है? लैटराइट मिट्टी की। लैटराइट मिट्टियों का स्वरूप ईंट जैसा होता है। भीगने पर ये कोमल तथा सूखने पर कठोर व कटीली हो जाती है। यह सामान्यतः झाड़ व चारागाह का क्षेत्र है, परंतु उर्वरक के प्रयोग से चावल, रागी, काजू आदि की उपज संभव है। निचले भागों की अपेक्षा ऊपरी भागों की मिट्टियाँ अधिक अम्लीय होती हैं। इनका लाल रंग लौह ऑक्साइड, जो अभी हम लोगों ने आगे पीछे पढ़ा था, लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है, परंतु नाइट्रोजन व फास्फोरिक अम्ल, पोटाश, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी मिलती है। ये मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो सह्याद्री, पूर्वी घाट, राजमहल पहाड़ी, सतपुड़ा, असम तथा मेघालय की पहाड़ियों के शिखरों में मिलती है। ये निचले भागों और घाटियों में भी पाई जाती है। इसको पढ़ते वक्त फ्रेंड्स आप मैप जरूर देखते रहें, वहाँ से बड़ी सुविधा मिलती है जो ऊपर बताया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे पर्वतीय मिट्टी। ये पर्वतीय मिट्टी जो होती है इसे वनीय मृदा भी कहा जाता है। यह 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ये मृदाएं हिमालय की घाटियों में ढलानों पर 2700 से 3000 मीटर की ऊंचाई के भागों में पाई जाती है। जलवायु व पारिस्थितिकी के अनुसार इन मिट्टियों की प्रकृति में भिन्नता मिलती है। यह निर्माणाधीन मिट्टी है। इनका पूर्ण रूप से अध्ययन नहीं हुआ है। ह्यूमस की अधिकता के कारण यह अम्लीय गुण रखती है। इनकी संरचना एवं गठन गाद से लेकर दोमट तक इनका रंग गहरा भूरा होता है। इस मिट्टी में कृषि हेतु उर्वरक डालने की आवश्यकता पड़ती है। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में ह्यूमस अधिक होता है, अतः ऐसे क्षेत्रों में चाय, कॉफ़ी, मसाले व उष्णकटिबंधीय फसलों की खेती संभव होती है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, मणिपुर, जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। मिश्रित फल जैसे गेहूँ, मक्का, जौ की खेती के लिए मिट्टी यह मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। वनीय मिट्टियों में पोटाश, फास्फोरस, चूने का अभाव होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टियाँ कौन सी हैं। शुष्क व मरुस्थलीय मिट्टी। शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अरावली पर्वत और सिंधु घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्रों में, विशेषतः पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार मिलता है, जो कि 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इस मिट्टी में बालू की मात्रा पाई जाती है व ज्वार जैसे मोटे अनाजों की खेती के लिए उपयुक्त है, परंतु राजस्थान के गंगानगर जिले
जहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, इस मिट्टी में गेहूं व कपास का उत्पादन होता है। इन मिट्टियों में घुलनशील लवणों एवं फास्फोरस की मात्रा अत्यधिक होती है, जबकि कार्बनिक तत्वों एवं नाइट्रोजन की कमी होती है। इस मृदा को अनु अनुवर श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि इसमें ह्यूमस व जैव पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। अगला हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्रेंड्स, लवणीय व क्षारीय मिट्टियाँ। फ्रेंड्स, जब भी हम लोग ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, जब भी आप लोग इसको पढ़ें तो एक एक वाइट पेज और पेन लेकर के जो भी इम्पोर्टेंट है उसको आप नोट डाउन करते रहें। और हम लोग इसको डिस्कस करते ऐसे चले जा रहे हैं। आप रिवाइज करके इस वीडियो क्लिप को देखेंगे तो आपको, और मैप को देखेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि मिट्टियों का प्रकार कहाँ कहाँ पे ज़्यादा विस्तृत है। जैसे जलोढ़ मिट्टी कहाँ है, लेटराइट मिट्टी कहाँ है, काली मृदा कहाँ है, किस मिट्टी को कपासी मृदा कहते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो फ्रेंड ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, लवणीय मृदा व क्षारीय मृदा। यह एक अंतः क्षेत्रीय मिट्टी है जिसका विस्तार सभी जलवायु प्रदेशों में है। यह मिट्टी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के शुष्क व अर्ध शुष्क प्रदेशों में 1.70 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। सोडियम व मैग्नीशियम की प्रचुरता के कारण यह मिट्टी लवणीय तथा कैल्शियम व पोटेशियम की प्रचुरता के कारण क्षारीय हो गई है। किस मिट्टी की बात हो रही है? लवणीय व क्षारीय मिट्टी के बारे में। आगे बढ़ते फ्रेंड्स हम लोग। अतः ये खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। इनका स्थानीय नाम रेह, कल्लर, रकार, ऊसर, कार्ल या चापेन है आदि है। इन मिट्टियों में चूना या जिप्सम मिलाकर सिंचित कर तथा चावल और गन्ना जैसे लवण रोधी फसलों की खेती कर सुधारा जा सकता है। उस स्थिति में इसमें चावल, गन्ना, कपास, गेहूं, तंबाकू की उपज संभव है। फ्रेंड्स, रेह में ही पहले के लोग क्या होते थे कि क्या करते थे इसमें, कि इसमें कपड़े धुलते थे रेह में ही, और ये बहुत अच्छी धुलाई वाली चीज़ है, इसमें हो जाता था रेह में। तो चूँकि ये लवण युक्त होता है तो इसमें अच्छे से कपड़े भी धुल दिए जाते थे फ्रेंड्स। तो ये होता है रेह में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पीट एवं दलदली मिट्टियाँ। इस पीट एवं दलदली मिट्टियाँ, इसका निर्माण अत्यधिक आर्द्रता वाली दशाओं में बड़ी मात्रा में कार्बनिक तत्वों के जमाव के कारण होता है। यह मुख्यतः तटीय प्रदेशों एवं जल जमाव के क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें घुलनशील लवणों की प्रचुरता होती है, परंतु फास्फोरस व पोटास का अभाव होता है। किस मिट्टी में फास्फोरस और पोटास का अभाव होता है? तो पीट एवं दलदली मृदा में। गीली मिट्टी प्रायः धान की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो कौन सी मिट्टी प्रायः धान के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो आप लोग जानते रहिएगा, गीली मिट्टी धान के लिए ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। दलदली मिट्टी का निर्माण जल जमाव के क्षेत्रों में वात निक्षेप की स्थिति में मिट्टियों में लौह तत्वों की उपस्थिति व बड़ी मात्रा में वनस्पतियों के कारण होता है। यह मिट्टी खेती के लिए अनुपयुक्त है। इसमें फेरस आयन होने से प्रायः इसका रंग नीला होता है। यह अम्लीय स्वभाव की मृदा होती है। इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 40 से 50% तक होती है। इसमें धान उगाया जाता है। धान के लिए काफ़ी अच्छी मृदा मानी जाती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम लोग, मिट्टी की उर्वरता में कमी का क्या क्या कारण है, उनके विषय में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे तरीके से इसमें बताया गया है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। मिट्टी की उर्वरता में कमी के कारण, पोषक तत्वों का ह्रास फसल हटाने के क्रम में, निच्छालन। कभी कभी क्वेश्चन एकदम एज इट इज पूछ लेता है फ्रेंड्स कि निच्छालन क्या है, इसके क्या कारण है। 4 ऑप्शन दे देता है
और जो जिसमें से एक ऑप्शन ये भी रहता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखते रहिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा। निच्छालन भारी वर्षा के कारण होता है। अपर्दन क्या है? आवर्तन तो आप सभी जानते हैं। उर्वर उर्वरता युक्त मिट्टी की सतह का ह्रास। उर्वरता युक्त मिट्टी के सतह का ह्रास या कटाव से ही अपर्दन संबंधित है। कृषि भूमि का अति उपयोग। मिट्टी की उर्वरता की कमी के कारण ये भी है कि कृषि भूमि का उर्वरता जो है, कमी का कारण ये भी है कि अत्यधिक उसका उपयोग करना, अत्यधिक उसका दोहन करना भी उसकी कमी का कारण हो जाएगा। दोषपूर्ण कृषि प्रबंधन। दोषपूर्ण कृषि प्रबंधन से मतलब है फ्रेंड्स कि आप एक ही फसल कई बार एक ही खेत में लगा रहे हैं बार बार, तो उससे भी क्या होता है, मृदा की उर्वरता में कमी का ये भी कारण हो सकता है। उर्वरता में वृद्धि के लिए इन कारणों पर नियंत्रण के साथ साथ सिंचाई व फसलों में आवश्यकता अनुसार जैविक उर्वरक डालना आवश्यक है। जैविक उर्वरक को डालने से खेत में उपजाऊपन बना रहता है। भारतीय मिट्टियों में सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटास की कमी होती है। कार्बनिक खादों व उर्वरकों को डालकर इस कमी को पूरा किया जाता है। चक्रीय कृषि, मिश्रित कृषि आदि मिट्टी की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। तो ये क्या है कि चक्रीय कृषि जो है और मिश्रित कृषि आदि से मिट्टी की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा देश की नियोजन प्रक्रिया में प्रारंभ से ही मृदा अपरदन को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। देश में मृदा अपरदन व दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु सन 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। तो ये कब किया गया? 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिसका कार्य राष्ट्रीय स्तर पर मृदा संरक्षण के कार्यक्रमों का संचालन करना था। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत परिरेखीय बांधों का निर्माण, सीढ़ीदार खेतों का निर्माण, जमीन का समतलीकरण, वनारोपण, घास के मैदानों का विकास व अन्य जैव वैज्ञानिक कार्य शामिल थे। मृदा की समस्याओं के अनुसंधान एवं प्रबंधन के लिए 8 क्षेत्रीय केंद्रों का गठन किया गया। मरुस्थलीकरण की समस्या के अध्ययन के लिए जोधपुर में सेंट्रल एरियड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे कहते हैं CAZRI, की स्थापना हुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फ्रेंड्स, आप लोग जानते रहिए कहाँ इसकी स्थापना की गई है, तो जोधपुर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 8 क्षेत्रीय का गठन किया गया, कौन कौन से हैं आगे बताएंगे सर। इससे ऊपर हम इसके पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है। 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ से मिट्टी की खराब होती गुणवत्ता की जांच करने और कृषि उत्पादकता को बढ़ाने हेतु मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का मुख्य ध्येय था कि स्वस्थ धरा और खेत हरा। क्या था? स्वस्थ धरा और खेत हरा। प्रत्येक 3 वर्ष पर कार्ड का नवीनीकरण किया जाता है। इसका उद्देश्य उपलब्ध संसाधनों के उपयोग के द्वारा उत्पादकता में सुधार लाना व किसानों की स्थिति को सुधारना। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण युवा एवं किसान जिनकी आयु 40 वर्ष तक है, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना एवं नमूना परीक्षण कर सकते हैं, जिसके खर्च का 75% केंद्र एवं राज्य सरकार वहन करती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जानते रहिएगा। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जानते रहिए। मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1953 में हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब
इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि भारतीय मृदाएं एक दृष्टि में हम लोग देखेंगे पूरा क्या क्या है, कौन अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा था उसमें कौन कौन सी फसलें हैं, मुख्य फसल है कहाँ कहाँ से, कितने प्रतिशत है, इन सब चीज़ों का एक ब्रीफली हम लोग देखते हैं अब, जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था। तो पहला, मृदा क्षेत्र, मुख्य फसलें और पोषक की प्रचुरता। जलोढ़ मृदा देश में 43.4%, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसका जो परसेंटेज पूछ लेता है क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है, तो आप लोग जानते रहिएगा जलोढ़ मृदा है। कितनी परसेंट है, तो 43.4%, तो ये आप लोग जानते रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जानते रहिएगा। अगला है, इसका क्षेत्र कौन कौन सा है। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का दोआब तथा समुद्र तटीय क्षेत्र है। इसमें कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं, मुख्य फसलें कौन कौन सी है, तो धान, गेहूं, गन्ना, आलू, तिलहनी एवं दलहनी फसलें हैं। पोषक, इसकी कौन सी पोषक की प्रचुरता कौन कौन सी है, तो पोटास व चूना की प्रचुरता इसमें अत्यधिक है। दूसरा है लाल मृदा, यानी सबसे ज़्यादा जो मृदा पाई जाती है वो जलोढ़ मृदा है, और सेकंड नंबर पर जो ज़्यादा मृदा पाई जाती है वो लाल मृदा है। ये लाल मृदा जो है देश की 18.6% भू क्षेत्र है इसका। ये पूरा संपूर्ण तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण महाराष्ट्र, उड़ीसा व मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्व भाग पर ये मिट्टी फैली हुई है। कौन कौन सी फसलें लाल मृदा में सबसे ज़्यादा बोई जाती हैं, सबसे अच्छी फसलें कौन कौन सी हैं, मूंगफली है, केला, तंबाकू, रागी, ज्वार, तीसी, कपास, गेहूं, मक्का है। पोषक प्रचुरता में क्या क्या है, लौह तत्वों की प्रचुरता होती है। नेक्स्ट है काली मृदा, यानी यानी थर्ड लार्जेस्ट मृदा कौन सी पाई जाती है हमारे यहाँ फ्रेंड्स भारत में, तो काली मृदा है। देश के 15.2% भू क्षेत्रों पर काली मृदा पाई जाती है। कहाँ कहाँ पे है ये, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में। काली मृदा पे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, पूछा जाता है कि कपासी मृदा किस मृदा को कहते हैं, तो आप जानते रहिएगा कि काली मृदा को। तो कपास, सोयाबीन और चना, ज्वार और गेहूँ। पोषक की प्रचुरता में पोटास, चूना, मैग्नीशियम की प्रचुरता पाई जाती है। अगला है लैटराइट मृदा। लैटराइट मृदा देश के 3.7% भू क्षेत्र पर है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा के पर्वतीय क्षेत्र, और चाय, कॉफ़ी, रबर, सिनकोना, काजू की प्रचुरता पाई जाती है। तो सिनकोना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ फ्रेंड्स लास्ट टाइम यूपी टेट में, तो आप लोग जानते रहिएगा। सिनकोना किस मृदा में पाई जाती है, बोई जाती है, कौन सी फसल सिनकोना फसल किस में बोई जाती है, तो लैटराइट मृदा में। इसमें क्या पाया जाता है, लोहा एवं एल्यूमिनियम की प्रचुरता पाई जाती है। नेक्स्ट है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। इसमें जो है ज़्यादातर जो फसलें बोई जाती हैं वो बाजरा, ज्वार, मोटा अनाज, सरसों और जौ, और इसमें प्रचुरता किसकी है, तो लवण व फास्फोरस की प्रचुरता ज़्यादा होती है। पर्वतीय मृदा कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक पर्वतीय मृदा पाई जाती है। सेब, नाशपाती और आलू इसकी मुख्य फसलें हैं। मुख्य रूप से इसी का वहाँ पे होता है पोटास व फास्फोरस। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो फ्रेंड्स। और आप जब भी इसको पढ़ें फ्रेंड्स, तो आप मैप के माध्यम से पढ़ें, जो इसमें बताया गया है। आप देख सकते हैं कि जलोढ़ मृदा कौन सी है, काली मृदा, इसमें सब बहुत अच्छे तरीके से बताया गया फ्रेंड्स। ये पूरा आप देखिए, ये काली मृदा है, और लाल मृदा आप देख सकते हैं, और इसी प्रकार से दिया हुआ है कि लेटराइट मृदा कौन सी फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से आप देखें और देखते हुए पढ़ें, तो आपको एक ही चीज़ें इसको पूरी आपको कंप्लीट हो जाएंगी, याद रहेंगी, जो कि आपका क्वेश्चन कोई गलत नहीं होगा। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।